नमस्कार। मैं पीयूष पाटीदार एग्रीकोस से। आज हमारे साथ बैठे एक रसिक जानकार मिस्टर मनोहर पाटीदार जी। नमस्कार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे चैनल पर पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम आपके साथ में बात करेंगे सोयाबीन की फसल में लगने वाले कीटों के नियंत्रण के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल पीयूष जी। सर, ये आईपीएम क्या होता है? बिल्कुल पीयूष जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज के समय में, आज के संदर्भ में ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आईपीएम, या जिसको हम फुल फॉर्म में कहेंगे तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जी सर। या हमारे हिंदी भाषी किसानों के लिए एकीकृत कीट नियंत्रण। जी सर। एकीकृत कीट नियंत्रण का मतलब है पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण से फसलों में लगने वाले कीटों का नियंत्रण करना, जी सर। जिसके विभिन्न चरण होते हैं। सबसे प्रथम चरण है रोकथाम और स्वच्छता। दूसरा चरण है निगरानी एवं पहचान। जी सर। तीसरे चरण में हम उसके नियंत्रण के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करते हैं। लेकिन जो प्रथम चरण है, काफी महत्वपूर्ण चरण है। किसी भी फसल में निश्चित रूप से कोई ना कोई कीट अवश्य आता है। उस कीट को लगने से पहले ही उसकी रोकथाम कर लेना, जी सर। ये एक महत्वपूर्ण स्टेज होती है। अब रोकथाम करने की क्या क्या विधियां हो सकती है? तो कीट तो लगना है, उसकी रोकथाम करने की क्या क्या विधियां हो सकती है? उसके लिए भौतिक विधियां हैं, जैविक विधियां हैं और रासायनिक विधियां हैं। सभी विधियों का एक साथ, एक प्लेटफॉर्म में, एक खेत में, एक निश्चित यूनिट में, एक क्षेत्र में, जब हम सभी विधियों को एकीकृत रूप से एक साथ अप्लाई करते हैं, जी सर। तो उसको कहा जाता है एकीकृत कीट नियंत्रण, या जो आपने पूछा आईपीएम, आईपीएम। या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। निगरानी एवं पहचान दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कोई भी कीट लगने से पहले, फसल में कोई भी कीट लगने से पहले उसके हमें कुछ संकेत प्राप्त होते हैं। जैसे अधिकांश जो बरसात में सोयाबीन की फसल में लगने वाले कीट हैं, जी सर। ये रात्रिचर कीट होते हैं, नॉक्टर्नल। रात्रिचर का मतलब है इन कीट के प्रौढ़ ये रात्रि के समय जहां भी प्रकाश होता है वहां पर इकट्ठे होते हैं। अक्सर हमने देखा होगा घरों में जहां लाइट लगी होती है, या आपके खेत में जहां लाइट लगी होती है, वहां पर रात्रि में आपको विभिन्न प्रकार के कीट दिखते हैं। उस लाइट के आसपास जमा हुए दिखाई देते हैं। जी सर। इन कीटों की अगर आपको पहचान पता हो कि ये कौन सा कीट है जो यहाँ आज हमारे इस बल्ब में, जहाँ जहाँ हमारा लाइट का सोर्स है, जहाँ लगा हमने लाइट रखी है, वहां पर कौन सा कीट आया है, उसको अगर आप इसी समय पहचान लेते हैं तो निश्चित रूप से ये प्रौढ़ कीट है। ये जाकर के आपकी फसल में अंडे देने वाले अंडे हैं। देने वाले। और जैसे ही ये जाकर के आपके खेतों में अंडे देंगे, आपको 5-6 दिन के बाद जैसे ही अंडे फूटेंगे और उसमें कीट का प्रकोप दिखाई दिखाई देगा। देता है। इसलिए अगर आप पहचान समझते हैं उसकी, और उस समय अगर पहचान लेते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आगे 8 दिन के बाद हमारे खेत में कौन से कीट का प्रकोप होने वाला है, और उसको हम किन किन विधियों से नियंत्रित नियंत्रण कर सकते हैं। नियंत्रित कर सकते हैं। उसको विभिन्न तरीके से, जो जो भी तरीके हैं आईपीएम में बताए, उन सभी तरीकों का इस्तेमाल करके उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। नियंत्रण के जो तरीके हैं उसमें पहला जो चरण है वो है, या पहला जो स्टेप है उसको हम स्टेप है। कहेंगे कि
भौतिक विधि से नियंत्रण करना। भौतिक विधि से नियंत्रण करना अर्थात गर्मी के समय में आपको खेतों की गहरी जुताई करना है, क्योंकि जितने भी कीट हैं ये जब एक फसल में लगते हैं जी सर। तो इनकी कीटों की 4 अवस्थाएं होती है। पहला है अंडा, दूसरा है लार्वा या प्यूपा, तीसरा है प्यूपा और चौथा है प्रौढ़। ये एक फसल पर अपनी 3 अवस्थाएं पूर्ण कर लेते हैं, अंडा, लार्वा और प्यूपा। उसी फसल पर ये प्यूपेशन में चले जाते हैं या एक ऐसी सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं जिससे कि ये अगली जब ये फसल आने वाली है हमारी नेक्स्ट सीजन में हम जब ये फसल लगाएंगे तब तक उस सुषुप्तावस्था में अपने आप को जीवित रखते हैं। और जब हम अगले वर्ष फसल लगाते हैं या अगले सीजन में फसल लगाते हैं तब इनकी चौथी स्टेज सामने आती है। वो प्यूपा टूटता है, उसमें से प्रौढ़ कीट बाहर आते हैं और वही प्रौढ़ कीट हमको जो रात में हमने अभी चर्चा की थी कि जो रात्रि में अगर कहीं बल्ब लगा के रखा है हमने या कहीं रोशनी हमने करके रखी है तो वहां पर वो रात्रि में एकत्रित होते हैं। वही कीट आपको आपके फसल में जो लगी हुई है खेत में उसमें जाकर के अंडे देंगे और पुनः उनका जीवन चक्र चालू हो जाएगा। अंडे के बाद पुनः लार्वा, फिर प्यूपा और फिर अगले सीजन में जो है वो प्रौढ़ अवस्था। तो सबसे पहले आप गर्मी में गहरी जुताई करें। जी सर बिल्कुल। गहरी जुताई करेंगे तो आपके जो भी कीट प्यूपा अवस्था में पड़े हुए हैं जमीन के अंदर वो गहरी जुताई में खुल करके सरफेस पे आ जाएंगे, ऊपरी सतह पर आ जाएंगे और सूर्य की रोशनी से वो नष्ट हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम आपको गर्मी में गहरी जुताई करना है। गर्मी में गहरी जुताई करने के भी पहले आप जब अपनी फसल को खेत से काट के अलग कर रहे हैं, उसका हार्वेस्टिंग कर ले रहे हैं, तो खेत में जितने भी फसल के अवशेष बचे हुए हैं जी सर। उन्हें खेत में यथावत ना छोड़े, खेत की पूर्ण तरीके से सफाई करें, क्योंकि खेत में जो फसल के अवशेष बचे हुए हैं इनमें भी प्यूपा अपने जीवन चक्र को पूर्ण करते हैं। उनको इकट्ठा कर लें एक जगह और उनको उसकी कंपोस्ट खाद बनाएं, उसकी वर्मी कंपोस्ट खाद बनाएं। इस तरीके से उस अवशेष का आप अपने फसल चक्र में पुनः उपयोग करें, लेकिन उसको खेत में उसी अवस्था में पड़ा ना रहने दें। दूसरा है अवरोध लगाना। अक्सर क्या होता है कि कीट का प्रकोप किसी एक विशेष क्षेत्र में होता है, उस विशेष क्षेत्र से हो करके और वो धीरे 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 संपूर्ण क्षेत्र में फैलता है। अगर हमें समझ में आ जाता है, हम देख लेते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष कीट का प्रकोप हो चुका है, हमें उसको आगे बढ़ने से रोकना है। अवरोध के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आर्मी वर्म का, कंबल कीट जिसे बोलते हैं हम, जिसके ऊपर शरीर के ऊपर उसकी लार्वी के ऊपर बहुत सारे रोए होते हैं। जी सर। ये कीट एक खेत से दूसरे खेत में चल के जाता है। अब अवरोध के रूप में क्या करना है हमें, अगर किसी क्षेत्र में इसका प्रकोप हुआ है और इसको आगे नहीं बढ़ने देना है तो वहां बीच में एक गहरी खाई खोदना है। आप 2 फीट 3 फीट गहरी खाई खोद दीजिए। खाई आपको जो है वो पूरी स्ट्रेट रखना है, उसको वी शेप या यू शेप में आपको नहीं खोदना है। आपको दोनों उसकी जो सतह हैं वो एकदम समानांतर होना चाहिए, जिससे वो कीट आगे बढ़ने से पहले उस खाई में गिर जाएगा और अगले क्षेत्र में पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि उस 2 फीट खाई को चढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके के अवरोध भी लगा सकते हैं हम कुछ जाल भी लगा सकते हैं। जैसे
आजकल नेट मिलती है, हरी नेट, प्लास्टिक की नेट मिलती है। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो एक निश्चित ऊंचाई तक केवल उड़ सकते हैं, इसके बाद वो ऊपर उड़ नहीं सकते। जी सर। अगर किसी क्षेत्र में उसका किसी विशेष कीट का प्रकोप हुआ है जो उड़ने वाला कीट है और उसकी उड़ने की क्षमता जो है 5 फीट केवल है, और हमने 7 फीट की कोई नेट लगा दी, अब वो उस नेट को पार करके दूसरे क्षेत्र में जा ही नहीं सकता है। जी सर, बिल्कुल। इस तरीके के अवरोध भी काम आते हैं कीट नियंत्रण में। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, फसल चक्र को अपनाना। अक्सर विभिन्न विभिन्न फसलों में अलग अलग प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है। सभी फसलों में एक ही प्रकार के कीटों का प्रकोप नहीं होता। जब हम एक सीजन में कोई विशेष फसल लगाते हैं जिसमें कुछ 2-3 तरह के कुछ विशेष कीटों का अगर प्रकोप होता है, जी सर। हम उसी वर्ग की फसल अगले सीजन में ना लगाएं। जिससे क्या होगा कि जो कीट के प्यूपा आपके खेत में पड़े हुए हैं पिछली फसल के, जी सर। वो किसी विशेष प्रकार की फसल पे ही पनपते हैं। हमने अगर वो फसल चक्र अपना लिया, दूसरी फसल लगा दी, तो उस फसल में वो कीट जो है वो अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाएंगे, उस फसल पर उसका प्रकोप नहीं होगा। तो बगैर किसी अन्य उपाय के अपनाएं, आप फसल चक्र को अपनाकर भी कीटों की संख्या को बहुत हद तक आपके खेत में नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही साथ हमको निश्चित समय पर बुआई करना है। अक्सर समय के पहले और समय के बाद लगाई गई फसलों में कीटों का प्रकोप अधिक मात्रा में होता है। इसलिए वैज्ञानिक विधि से हमारे साइंटिस्टों ने जिस फसल के लिए जो समय निर्धारित किया है, जो अनुशंसित समय है, उसी समय में उस फसल की बुआई करें। साथ ही साथ उचित मात्रा में बीज दर का प्रयोग करना। अक्सर आपने और अक्सर हमारे किसान भाई भी देखते होंगे, जिन खेतों में ज्यादा घनी फसलें लगाई गई है जी सर। वहां पर कीटों का प्रकोप अधिक होता है। हाँ, ये तो देखा है। जिन खेतों में फसल को उसकी उपयुक्त दूरी पर लगाया गया है वहां पर कीटों का प्रकोप कम होता है, क्योंकि कीट नियंत्रण के लिए सूर्य का प्रकाश भी जिम्मेदार है। अगर सूर्य का प्रकाश फसल में प्रॉपर अंदर तक नहीं पहुंच पा रहा है तो वहां कीट ज्यादा पनपता है। जी सर। अगर हवा पर्याप्त मात्रा में अंदर नहीं पहुंच पा रही है फसल के एनओपी के अंदर, तो वहां पर कीट ज्यादा पनपता है। इसलिए हमें अनुशंसित मात्रा में जो बीज दर है उसी में फसल को लगाना चाहिए, उसी मात्रा में बीज को लगाना चाहिए। हमको ज्यादा घनी फसल लगाने से बचना चाहिए। इस तरीके के जो भौतिक विधियां हैं उनका भी हम आईपीएम में या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में शामिल करते हैं। इसके बाद हम कुछ जैविक विधियां हैं, इसके द्वारा भी कीटों का नियंत्रण करते हैं। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है, एक परजीवी कीट होता है लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल का काम क्या होता है, ये फसलों के ऊपर आता है लेकिन ये फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये मित्र कीट की श्रेणी में आता है और ये फसलों पर लगने वाले माहू कीट या एफिड जिसको बोलते हैं, या तेला बोलते हैं, जिसके कारण जो अक्सर सरसों की फसल में काफी आता है, जिसके कारण से फसल के ऊपर जो है वो पूरे एक तरीके से उसकी परत बन जाती है, तेल की परत बन जाती है। उस कीट का नियंत्रण करने के लिए लेडी बर्ड बीटल बहुत अच्छा उपाय है। लेडी बर्ड बीटल इसके अंडों को, इसके निम्फ को, इसके प्रौढ़ को, एग, निम्फ और एडल्ट सारी स्टेजेस को खाती है। वो एफिड ही उसका भोजन है। अगर हमारी फसल पर इस तरीके के कीट रहेंगे तो
हानिकारक कीट हमारी फसलों पे होंगे ही नहीं। एज अ फ्रेंड की तरह काम तो करेंगे। हाँ, ये मित्र कीट है, इनको अपने खेतों में पनपने देने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करना है। साथ ही साथ इनके जो सुसुप्त अवस्था वाली जो स्टेज होती है, जिसे हम प्यूपेशन कहते हैं, प्यूपा कहते हैं, उस स्टेज को लैब में हमारे कृषि वैज्ञानिक तैयार करते हैं। वहां से ला करके हम इन्हें अपने खेतों में छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से भी जैविक विधि से कीट नियंत्रण किया जाता है। कुछ ऐसी फंगस भी है, ऐसी फफूंद भी है जो हमारे खेतों में विद्यमान रहती है, लेकिन उसके लिए हमें उपयुक्त वातावरण, उसको पनपने के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा करने की जरूरत होती है। इनके कल्चर भी मार्केट में मिलते हैं, जिनको कीट नियंत्रित वो उस कीट का हमारे खेत में अगर अटैक आया है तो उस समय उस कल्चर को हम अगर खेत में अप्लाई करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर ब्रेवेरिया बेसियाना, ये एक फंगस है जो जितने भी प्रकार की लार्वी होती है, इल्ली, जितने भी प्रकार की इल्लियां होती है, उसके ऊपर इस कल्चर का अगर उपयोग कर लिया जाए तो उस लार्वी के ऊपर, उस इल्ली के ऊपर यह फफूंद उग जाती है और उससे अपना भोजन, उसके शरीर से अपने फफूंद स्वयं अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी बढ़वार के लिए भोजन लेना शुरू कर देती है और उस कीट को कमजोर करके नष्ट कर देती है, मार देती है। तो इस तरीके के जैविक नियंत्रण भी हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या आईपीएम में शामिल करते हैं। साथ ही साथ हमको जैविक नियंत्रण में पक्षी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। बहुत बड़ी भूमिका पक्षियों की होती है, क्योंकि अधिकांश पक्षी मांसाहारी होते हैं। जी सर। चिड़िया हुई, बगुला हुआ, कौवा हुआ, ये सारे पक्षी मांसाहारी हैं। खेतों में लगने वाले समस्त प्रकार के कीट इनका भोजन है। अब आपको इन्हें अपने खेतों में अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए कुछ विधियां अपनानी होगी। जैसे पक्षियों को बैठने के लिए आश्रय देना। आप अपने खेत में जगह जगह पर टी शेप की कुछ खूंटियां गड़ा दीजिए, जिन पर पक्षी आकर के बैठेंगे और वो आपके खेतों में लगने वाले जो भी कीट लगे हुए हैं उनको अपना भोजन बनाएंगे। तो ये भी कीट नियंत्रण का एक तरीका है। इसमें इन सब चरणों के पश्चात रासायनिक विधि भी उपयोग की जाती है। सर, इस समय सोयाबीन में कौन कौन से कीट आते हैं? पीयूष जी, अभी हमारे मालवा क्षेत्र में सोयाबीन की फसल जो लगी हुई है उसकी उम्र है लगभग 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास की। जी सर, बिल्कुल। इन अवस्थाओं में सोयाबीन में जो सोयाबीन का सबसे खतरनाक कीट है चक्रभृंग या गर्डल बीटल, जी सर। इसका प्रकोप इसी समय फसल में शुरू हो जाता है। साथ ही साथ हरी इल्ली या सेमिल ऊपर, वो इल्ली जो इस तरीके से चलती है, सेमिल ऊपर या हरी इल्ली, जी सर। उसका प्रकोप भी इसी समय दिखाई देता है। तना भेदक या स्टेम फ्लाई, तना मक्खी, इसका प्रकोप भी इसी अवस्था में शुरू हो जाता है। ये हो गए सोयाबीन की फसल में पौधों के ऊपर लगने वाले कीट। कुछ कीट ऐसे भी हैं जो सोयाबीन की फसल में सोयाबीन की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और उनका प्रकोप भी इसी समय शुरू हो जाता है, जिसमें मुख्य रूप से दीमक और व्हाइट ग्रब, जो सफेद ग्रब है और दीमक है, ये सोयाबीन की फसल में जमीन के अंदर से जड़ों को खा करके फसल को नष्ट करते हैं। तो इन सभी कीटों का प्रकोप जो है वो
ये 20-25 दिन की अवस्था से शुरू हो जाता है। जी सर। सर, रासायनिक विधि से किन कीटों को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? निश्चित रूप से हमने आईपीएम की संपूर्ण चर्चा की, जी सर, जिसमें बिल्कुल। जैविक विधि से, भौतिक विधि से और विभिन्न प्रकार की कल्चरल विधियों से कीटों का नियंत्रण करने पर हमने विस्तृत चर्चा यस सर। की। जी सर। लेकिन इन सब विधियों के पश्चात भी हमारे फसलों में कीटों कीटों का संपूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है। नहीं हो पाता है। तो अंत में जाकर के हमें रासायनिक विधियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी जैसे कि मैंने बताया आपको, 20 से 25 दिन की जो सोयाबीन की स्टेज है, उसमें गर्डल बीटल, सेमी लूपर और स्टेम फ्लाई, ये 3 मुख्य कीटों का अभी इसमें प्रकोप होना शुरू हो चुका है। साथ ही साथ व्हाइट बीटल का अटैक भी अभी इस समय पे आना शुरू हो चुका है। इन चारों मुख्य कीटों के नियंत्रण के लिए एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन में आपको बता देता हूं। थाइमेथोक्सम एक दवा है जो सिस्टेमिक है। इसके साथ प्रोपेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन का एक कॉम्बिनेशन आता है, वो अथवा डेल्टामेथ्रिन। थाइमेथोक्सम तो हमको लेना ही है 150 मिलीलीटर प्रति बीघा से। इसके साथ में आप प्रोपेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं 150 ml प्रति बीघा के हिसाब से ही। या आप प्रोपेनोफास साइपरमेथ्रिन की जगह डेल्टा मेथ्रिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको 100 मिलीलीटर प्रति बीघे में आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले आप इन सभी दवाइयों का एक प्राथमिक घोल तैयार कर लें। प्राथमिक घोल में आपको 1 बीघे में कम से कम 100 लीटर पानी की आवश्यकता स्प्रे के लिए होती है। जी सर। 100 लीटर पानी लगभग जो हमारे किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, जो पेट्रोल वाले जो पंप है, जो पीठ पर लादने वाले पंप है पेट्रोल वाले, वो 25 लीटर की कैपेसिटी के होते हैं। तो हमको 1 बीघे में वो 4 पंप का इस्तेमाल करना है। तो उन 1 बीघे के लिए घोल तैयार करने के लिए हमको 4 गिलास पानी ले लेना है। उसमें आपको थाइमेथोक्सम 150 मिलीलीटर और प्रोपेनोफास साइपरमेथ्रिन वो 150 मिलीलीटर अथवा डेल्टामेथ्रिन 100 मिलीलीटर, इनको एक साथ घोल बना लेना है। और इनके साथ आपको निश्चित रूप से सिलिकॉन वाले स्टिकर का इस्तेमाल करना है। सिलिकॉन वाले स्टिकर का उपयोग किए बिना आप अपने खेतों में कीटों का नियंत्रण उतने प्रभावी ढंग से नहीं कर सकते, क्योंकि दवाइयों को प्रभावी तरीके से काम करने के लिए सिलिकॉन वाला स्टिकर जरूरी होता है। तो साथ ही साथ आपको सिलिकॉन वाला स्टिकर भी इसी घोल में डाल करके हमको एक प्राथमिक घोल तैयार कर लेना है 4 गिलास का। और एक एक गिलास एक एक पंप में लेकर के 25 लीटर वाले पंप में लेकर के और 1 बीघे में इस तरीके के 4 पंप का इस्तेमाल करना है। लेकिन रासायनिक विधि से कीट नियंत्रण करने से पहले कुछ हमको सावधानियां भी ध्यान में रखना है। इस समय पानी को गिरे हुए लगभग 12-14 दिन हो चुके हैं। जी सर। जिन खेतों में पर्याप्त नमी नहीं है और उसके कारण फसलों के ऊपर तनाव की स्थिति है, अगर आपके खेत में तनाव की स्थिति है तो अभी आपको रासायनिक विधि से कीट नियंत्रण करने से बचना चाहिए। रासायनिक दवाइयों का उपयोग उस फसल पर करने से बचना चाहिए जब तक आपको इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड तक नुकसान नहीं हो रहा है। जिसका तात्पर्य है कि हाँ, हम बचने की तो कोशिश करें, लेकिन हमारे खेत में अत्यधिक मात्रा में कीट आ चुके हैं और अगर हम फसल का
उस स्टेज में आने का या पानी गिरने का या उसको पानी लगाने का इंतजार करेंगे, तब तक अगर बहुत अधिक नुकसान हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में हमको नियंत्रण करना जरूरी हो जाता है, लेकिन उसके कुछ दुष्प्रभाव फसल पर दिखाई दे सकते दे हैं। सकते हैं। इसलिए जब तक आपको बहुत अधिक आर्थिक क्षति की संभावना न हो, तब तक आपको, अगर फसल के ऊपर पानी का स्ट्रेस है, पानी अगर आपके फसल अगर मुरझा रही है या उसको पानी की जरूरत लग रही है और अभी खेत सूखा हुआ है, तो आपको रासायनिक विधि से इन रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ अगर बारिश का मौसम है, किसी क्षेत्र में बहुत अधिक बरसात भी हो सकती है, जहां वाटर लॉगिंग की स्थिति है या जल भराव की स्थिति है, वहां पर भी आपको रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल अत्यधिक तेज धूप में भी नहीं करना चाहिए, अत्यधिक तेज गर्मी में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक तेज धूप और अत्यधिक तेज गर्मी में जब हम रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपना जो उसकी उच्चतम कार्य क्षमता है वहां तक अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती और आपको कीटों का नियंत्रण बहुत अच्छी तरीके से नहीं मिलता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमें वातावरण में अनुकूल परिस्थितियां होने पर ही रासायनिक विधि से कीट नियंत्रकों का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ आपको रासायनिक विधि से कीट नियंत्रण करते समय अन्य सावधानियों में हवा के प्रवाह का भी ध्यान रखना है। अक्सर प्रैक्टिकली खेतों में ये देखा जाता है कि हवा के तेज प्रवाह में जब हम कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं तो जिधर से हवा चल रही है उस क्षेत्र पर फसल पर उतने प्रभावी ढंग से वो कीटनाशक नहीं डल पाते और जिधर हवा बह रही है उधर कीटनाशकों का अत्यधिक मात्रा डल जाती है हवा के प्रवाह के कारण। ऐसी परिस्थिति में जहां पर जिस क्षेत्र पर आपका कीटनाशक पूरी तरीके से नहीं डला है वहां पर कीटों का नियंत्रण नहीं हो पाएगा और जहां उसकी मात्रा आवश्यकता से अधिक डल गई है वहां पर फसल पर उसके कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो हवा के प्रवाह का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ हवा का प्रवाह अगर सामने से है तो कीटनाशकों की फुहार आपके ऊपर भी, जो जो भी मजदूर या जो भी किसान अपने खेत में कीटनाशकों का स्प्रे कर रहा है उसके ऊपर भी वो कीटनाशक आ सकती है। इसलिए आपको जो सावधानियां कीटनाशकों के डिब्बों के ऊपर भी या उसके पैकेट के ऊपर भी लिखी होती है कि आपको मास्क का उपयोग करना है, हवा के विपरीत दिशा की ओर हमको जो है कीटनाशकों का स्प्रे नहीं करना है, हमको ग्लव्स का इस्तेमाल भी करना है, हमको हो सके तो हेलमेट का इस्तेमाल करना है। तो इन सब सावधानियों के साथ हमको रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। उसी स्थिति में करना चाहिए जब अत्यधिक मात्रा में हमारे खेत में कीट दिखाई दे रहे हों, हमारी फसल को अत्यधिक आर्थिक नुकसान पहुंचाने की स्थिति में हो, तभी हमें रासायनिक विधि से कीटनाशकों का इस्तेमाल करके कीटों का नियंत्रण करने की कोशिश करना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ऐसी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी। जय श्री राम।